दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं। शायद से पुलिस स्टेशन में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाता। यहाँ कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। हम एक लड़की को शूटिंग रेंज में अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जो निशाना लगा रही होती है। यहाँ देख पता चलता है कि वो निशाने लगाने में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसका एक भी निशाना चूका नहीं। उसका नाम जियोन है। सुबह हम उसे रनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसने अपनी स्कूल फ्रेंड रीम को देखा, जो कि अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी। जियोन ने उसे अपना गोल्ड मेडल दिखाया, जो कि उसे निशानेबाजी में मिला था। तभी उसने रीम के आंखों पर लगी हुई चोट को देखा। यहाँ पता चलता है कि उसके पिता ने शराब के नशे में कल रात उसे फिर से मारा, लेकिन रीम ने उसे कुछ नहीं बताया। जियोन ने उसे पहले भी कहा था कि जब भी उसके पिता नशे में हो तो उसके घर चली आए, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। आज जियोन के पिता गोल्ड मेडल मिलने की खुशी में उसे बाहर डिनर पर ले जा रहे हैं। उसने रीम को भी अपने साथ आने को कहा, लेकिन रीम ने आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि आज शाम वो अपने बॉयफ्रेंड चेंगबे के साथ बाहर जाने वाली है। रिम के ग्रुप में कोई ठीक लड़के नहीं थे। सारा दिन सिर्फ नशेबाजी और आवारागर्दी करते हैं, इसलिए जून अक्सर उसे उनसे दूर रहने की हिदायत देती। जून ने कहा कि कल स्कूल में मिलते हैं। उसके बाद वहाँ से चली गई। शाम को जब जून अपने माता पिता के कार में बैठ डिनर के लिए जा रही थी, तो रास्ते में एक हादसा हो गया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ उसकी गाड़ी का बीच सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। कुछ वक्त बाद हम उसे नौकरी के लिए एक दफ्तर में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसने अपने डिज़ाइन उन्हें दिखाए। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाती। शायद से उसकी जुबान कट गई थी और शब्द भी साफ सुनाई नहीं देते। उन्हें उसका काम पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एचआर को उसका रिज्यूम फॉरवर्ड कर देंगे और जल्द ही उसे खबर कर दी जाएगी। हम देखते हैं जून और रिम एक फैब्रिक फैक्ट्री में साथ काम करते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस रिम के पास आया और कहा कि काम खत्म होने के बाद उसे ऑफिस में आकर मिले। रिम जून की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे जानकारी थी कि वहाँ क्या होगा। रिम जब उसके ऑफिस में गई तो उसे छूने लगा और बताने लगा कि इस कंपनी में 2 परमानेंट पोजीशन खाली है। अगर वो चाहे तो उसका नाम आगे रिकमेंड कर देगा, लेकिन बदले में उसे थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। हम देखते हैं जून और रिम एक ही बिल्डिंग के अलग अलग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ रिम अपने बॉयफ्रेंड चेंगबे के साथ रहती है। रात जून ने रिम के कमरे से मारपीट की आवाजें सुनी। यहाँ हमें पता चलता है कि चेंगबे उसे हर रोज मारता है। यहाँ जब जून ने उसे जाकर रोकने की कोशिश की तो उसे भी मारने लगा। एक्सीडेंट के बाद जून पूरी तरह से बदल चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। यहाँ हम उसी शहर में रात एक सुनसान जगह एक शख्स को बैठा हुआ देखते हैं। ये शख्स एक पुलिस ऑफिसर है, जिसे सब पार्क के नाम से जानते हैं। पार्क एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जो कि इलीगल एक्टिविटी और माफिया गैंग से जुड़ा हुआ है और उनसे काम के बदले अपना हिस्सा लेता है। यहाँ दूसरे दिन हम जून को फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ के टीम लीडर आकर अनाउंस करने लगी कि आज रात काम खत्म होने के बाद सभी साथ टीम डिनर पर चलेंगे। उसका बर्ताव कर्मचारियों के लिए काफ़ी रूखा था। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। यहाँ लंच ब्रेक में जून ने रिम को काफ़ी उदास देखा तो उसे हिम्मत देने लगी, क्योंकि वो जानती है कि बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। पहले वो पिता और बॉयफ्रेंड से प्रताड़ित होती रही, और आज यहाँ बॉस कहता है कि अगर उसे परमानेंट पोजीशन चाहिए तो उसे उसके साथ सोना होगा। आखिर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। जून ने कहा कि चलो फिर यहाँ से कहीं दूर भाग चले, लेकिन रिम को पता है कि जब तकदीर में ठोकरें लिखी हों तो जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हम उसके जज्बात समझ पाते हैं, और ये भी सच है कि जून से बेहतर उसे कोई नहीं समझता। यहाँ हम एक हॉस्पिटल में एक महिला पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उसका नाम किम है, जो एक लड़की की देखभाल करती हुई दिखाई देती है। शायद वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन यहाँ कुछ साफ नहीं हो पाता कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। हम देखते हैं एक रात ऑफिसर पार्क भागते हुए पुलिस स्टेशन में आया और अपने जूनियर पर चिल्लाने लगा, क्योंकि ऑफिसर किम ने उससे बिना पूछे ही गैम्बलिंग हाउस पर रेड कर दी थी। वो उस ऑफिसर के सामने किम को गालियां देने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि शायद पार्क को वहाँ से अपना हिस्सा मिलता था, इसलिए वो रेड पड़ने पर तिलमिला उठा। रात फैक्ट्री के टीम डिनर में हम सभी को साथ बैठे हुए देखते हैं। मैनेजर रिम को शराब पिलाने लगा ताकि नशे में उसका फ़ायदा उठा सके, और अभी तक रिम ने प्रमोशन के लिए उसे हाँ नहीं कहा है। वहाँ उस टीम लीडर महिला ने कहा कि अगर प्रमोशन चाहिए तो ये सब करना होगा, इसे एक कॉम्प्रोमाइज़ समझो। यहाँ वो बार बार बहाने से रिम को छूने की कोशिश करता। तभी गुस्से में जून ने रिम को बाहर बुलाया। यहाँ जून ने बताया कि मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ जल्द ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में वो वहाँ उसकी बात करके कोई ना कोई काम दिलवा देगी। वो बस इस काम को छोड़ दे, लेकिन रिम इस काम को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने ये भी कहा कि जून को तो डिज़ाइन का काम मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा, इसलिए वो ये सौदा करने को तैयार हैं।
यहाँ टीम लीडर महिला रीम पर चिल्लाने लगी कि आज रात बॉस के साथ चली जाओ, जो कहे वैसा करो। लेकिन रिम ने तबीयत ठीक ना होने का बहाना दे दिया। शायद वो इस पर थोड़ा और सोच विचार करना चाहती है। रात उसे सड़कों पर हम अकेला चलते हुए देखते हैं। तभी उसने अपने पास से बाइक को गुजरते हुए देखा। यहाँ उसे अपना पास्ट याद आने लगा। हम देखते हैं जून का एक्सीडेंट बाइकर की वजह से हुआ था और उस बाइक पर कोई और नहीं, रीम और चेंगबे थे। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद चेंगबे उसे लेकर वहाँ से भाग गया। शायद इस बात का गिल्ट रीम को आज तक है कि जून की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन इस बारे में जून को कुछ भी नहीं पता। यहाँ जून अब भी उम्मीद में थी कि उसने जहाँ इंटरव्यू दिया है वहाँ से जल्द ही कॉल आ जाएगा। वो हर रोज़ उन्हें मैसेज करती, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। आज रात जब वो अपने घर पर जा रही थी तो वहाँ 3 शख्स आ गए और उसे पकड़कर एक सुनसान जगह ले गए। वो चीखती रही लेकिन उन्हें किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ये भी पता चल गया कि वो बोल नहीं सकती, फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। वहाँ उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। जब उसने विरोध किया तो उसे बेरहमी से मारा भी, जिससे उसका पूरा शरीर सुस्त पड़ गया। वहाँ दोनों ने उसका बैग चेक किया जिसमें पैसे नहीं थे। एक ने उसकी आईडी अपने पास रख ली जिसमें उसका नाम और उसके घर का पता था। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। कुछ देर तक वो उसी अवस्था में उस जगह पड़ी रही। रात जब ऑफिसर किम अपनी गाड़ी से जा रही होती है तो उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी जून पर पड़ी। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जून के साथ कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि वो काफ़ी डरी सहमी लग रही थी। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देकर वहाँ से चली गई। जून शिकायत दर्ज करवाने पास के पुलिस स्टेशन में गई। वहाँ उसे वही करप्ट पुलिस ऑफिसर मिला। उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय वो उससे दुनिया भर के सवाल पूछने लगा। कहीं ये झूठ तो नहीं कह रही। हद तो तब हो गई जब पार्क ने उसके पहनावे पर सवाल उठा दिया। भला इतनी टाइट जींस कोई कैसे निकाल सकता है। उसने जून की शिकायत लिखने से मना कर दिया और उसने उसका मेडिकल करवाना भी जरूरी नहीं समझा। वहाँ वो अपने हाथों में एक शख्स के सर का बाल भी ले आई थी जिसके डीएनए टेस्ट से सब कुछ साबित हो जाता। लेकिन पार्क ठहरा सिस्टम का दलाल जो पैसों के बिना बात भी नहीं करता। जब पूछताछ की सारी हदें पार हो गई तो वो वहाँ से उठ जाने लगी, क्योंकि लगता नहीं कि उसे यहाँ कोई मदद मिलेगी। जाने से पहले उसने अपना नाम और पता एक पेपर पर लिख दिया। यहाँ हम सड़कों पर उसे चलते हुए देखते हैं। ऐसा लगने लगा जैसे हर किसी की नज़र उसे ही देख रही हो। कोई उसके पास से भी गुजरता तो वो डर कर वहीं रुक जाती। किसी तरह वो घर पहुंची। वहाँ जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर उन तीनों में से एक शख्स पहले ही बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। ये वही शख्स है जिसने उसकी आईडी चुराई थी। जून को देख वो मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी जून के मन में और डर पैदा करने लगी। यहाँ हम देखते हैं किम पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ उसे पता चला कि एक लड़की यहाँ शिकायत दर्ज करवाने आई थी जिसे पार्क ने लौटा दिया। ये सुन किम गुस्से में पार्क पर चिल्लाने लगी, लेकिन पार्क उसका सीनियर है जिसे उसकी किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों के बीच बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पार्क कहने लगा कि ऐसी लड़कियां अक्सर झूठी शिकायत दर्ज करवाने आती हैं। किसी तरह उनके सीनियर ने बहस को शांत करवाया। यहाँ वो शख्स जो उनके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसकी बगल वाले अपार्टमेंट में बैठे चैंग को उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है क्योंकि उसे जून तो पहले से ही नापसंद थी। जून ने कांच से बना हुआ एंटीक उठाकर उसके सर में मारा और कांच उसकी गर्दन में घुसा दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद वो रोने लगी क्योंकि ये काली रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। तभी दरवाजे की बेल बजी। बाहर कोई और नहीं, ऑफिसर किम थी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन जून कहने लगी कि उसे अब कोई मदद नहीं चाहिए। किम उसका मेडिकल करवाने के लिए कहने लगी, लेकिन वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं। थोड़ी बातचीत के बाद वो वहाँ से चली गई। किम को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगा। शायद से वो डर गई थी क्योंकि उसे अब पुलिस पर भी भरोसा नहीं रहा। वहाँ से वो हॉस्पिटल गई और उस लड़की के पास ही सर रख सो गई। हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन और इससे किम का क्या रिश्ता है। दूसरे दिन जून फैक्ट्री में गई। वहाँ उसे मैसेज आया कि उसका डिजाइनिंग के जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं। शायद से इन लोगों ने बहुत देर कर दी। आज किम उसके फैक्ट्री आ गई। वहाँ वो जून की बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो उससे लिखवा कर पूछने लगी, जिसमें जून ने लिखा कि उसे उन पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। वहाँ किम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वहाँ किम ने उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहा ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। जून उसके साथ चली गई। वहाँ किम ने बताया कि तुम दोनों एक जैसी हो। शायद से वो हॉस्पिटल वाली लड़की की बात कर रही थी। जून के पूछने पर उसने कहा कि इस बारे में वो फिर कभी बताएगी। हम देखते हैं जून ने उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे फ्रीज में रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। तभी दरवाजे पर रीम ने नॉक किया और उस रात के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। शायद से वो ज़्यादा ही बोल गई थी। उसने जून से कहा कि क्या आज रात वो उसके रूम में सो सकती है, क्योंकि चैंगबे नशे की हालत में उसे फिर से मारेगा। लेकिन जून ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। वहाँ रीम उससे जिद करने लगी और वजह पूछने लगी, जिस पर अनजाने में जून ने उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। जून ने सोचा कि अब एक एक हिस्से को उसे ठिकाने लगाना होगा, इसलिए रात और शरीर के कुछ टुकड़े को एक छोटे से हैंडबैग में लेकर फेंकने निकल गई।
तभी उसने सामने से चैंगबे और रिम को आते हुए देखा। चैंगबे उसे रोककर धमकाने लगा। उसने कहा कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो चली जाए, लेकिन अगर उसने रिम को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं पार्क जून के पते पर जा रहा है ताकि वो जून से कुछ पैसे ऐड सके। जैसा कि हम जानते हैं पार्क बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, यहाँ तक कि उसने अपने घर को भी गिरवी रखा है, वो भी अपनी पत्नी की गैर जानकारी में। वो उस पते पर पहुंचा लेकिन दरवाजा बंद था। वहाँ वो चैंगबे से मिला। चैंगबे उससे कहने लगा, कहीं तुम कल रात वाले शख्स तो नहीं जो जून के साथ कमरे में सो रहे थे। ये सुन पार्क उसे मारने लगा। यहाँ पार्क ने अंदाजा लगा लिया कि शायद से जून झूठ ही कह रही थी, क्योंकि कल रात तो यहाँ किसी और शख्स के साथ थी। यहाँ उसने सोचा कि अब वो डरा धमका कर उससे और पैसे ले सकेगा। तभी उसने जून को सड़क से गुजरते हुए देखा। उसने उसे वहीं रोक लिया और कहा कि झूठे रेप केस के लिए उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन अगर वो पार्क को पैसे देगी तो मामले को रफा दफा करवा देगा। इतने में जून वहां से जाने लगी। तभी पार्क ने उसका हाथ पकड़ा और बैग नीचे गिर गया। उसे थोड़ा शक हुआ और उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 कटे हुए हाथ निकले, जिसे देख उसके होश उड़ गए। जून वहां से भागने लगी और वो उसका पीछा करने लगा। वहां उसने उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जून ने उसके सर पर पत्थर से मारा, जिससे वो गुस्से में जून को मारने लगा। तभी बारिश शुरू हो गई और जून को पार्क की गिरी हुई गन मिल गई और वो पार्क को पास आने से मना करने लगी, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो गोली चला पाएगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जून का निशाना अचूक है और पार्क की भी ये सबसे बड़ी भूल थी। जून ने ट्रिगर दबा दिया और गोली लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। फिर उसने सोचा कि अब वो अपनी भी जान दे देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। हर रात उसके लिए और काली होती चली जा रही थी। यहाँ ऑफिसर पार्क की मौत से पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली सी मच गई, लेकिन पार्क का इलीगल कामों में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से डिपार्टमेंट ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाता। हम देखते हैं जून आईने के सामने बैठ लिपस्टिक लगाने लगी। इस दृश्य को देख ऐसा लगता है जैसे फूलों से किसी ने खुशबू चुरा ली हो और इंद्रधनुष से उसके सारे रंग। अब वो खुद को जीवित महसूस नहीं करती, क्योंकि आज ये दूसरी हत्या हुई थी उसके हाथों। यहाँ आज रीम अपने बॉस की केबिन में गई और उसके साथ रात बिताने का मन बना लिया ताकि उसे इस फैक्ट्री में परमानेंट पोजीशन मिल जाए। यहाँ किम अपनी बहन की दिमागी हालत से काफ़ी परेशान दिखाई देती है। रात उसने जून को फ़ोन किया। यहाँ फ़ोन पर उसने बताया कि हॉस्पिटल में जो लड़की है उसकी छोटी बहन है जो बोल नहीं पाती। 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है उसकी आवाज़ सुने हुए। उसकी इस बात को सुन जून भावुक हो गई और दूसरे दिन उससे मिलने पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ उसने कुछ एक्स क्रिमिनल्स की तस्वीर उसे दिखाई। तभी जून ने वहाँ उन दोनों शख्स को देखा। पुलिस को उन पर किसी गैंग से जुड़े होने का शक था, लेकिन कोई सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ जून ने किसी को कुछ नहीं बताया कि उस रात वाले यही दोनों शख्स थे, क्योंकि वो अपना बदला खुद अपने तरीके से लेना चाहती है। उसके बाद वो उनका पीछा करने लगी ताकि उनके ठिकाने का पता लगा सके। उसने उसमें से एक शख्स का घर भी देख लिया। यहाँ किम उसे फ़ोन करने लगी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। हम देखते हैं जून अपने कमरे में बैठी रो रही है। आज उन दोनों को दोबारा से देख उसके जख्म फिर से हरे हो गए। यहाँ अगले दृश्य में पता लगता है कि उस एक्सीडेंट में जून के माता पिता दोनों मारे गए थे और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कहाँ जाए। दूसरे दिन वॉशरूम में जून ने उस टीम लीडर महिला को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया, जिसे देख उसका बॉस एकदम से शॉक्ड हो गया। वहाँ बोर्ड पर रिम का नाम लिखा था इस कंपनी में परमानेंट पोजीशन के लिए। जब जून बाहर गई तो वहाँ चैंगबे को सीढ़ियों पर काफ़ी गुस्से में देखा। उसके हाथ में खून भी लगा था। वो भागते हुए रिम के कमरे में गई। वहाँ का नज़ारा चौंका देने वाला था। चैंगबे ने रिम को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिससे उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उसकी हालत देख जून एकदम से घबरा कर रोने लगी और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गई। उस रात वो हॉस्पिटल में उसके पास ही थी। हम देखते हैं पार्किंग में उसने चैंगबे की गाड़ी का कांच तोड़ दिया और ये देख वो गुस्से में जून को मारने गया, लेकिन जून ने गोली सीधा उसके माथे पर मारी, जिससे वो वहीं मर गया। दूसरे दिन घटना की जगह पर ऑफिसर्स की टीम पहुंची। यहाँ उन्हें इन दोनों हत्याओं में काफ़ी कुछ कॉमन लगा। यहाँ किम पूछताछ के लिए चैंगबे की गर्लफ्रेंड रिम के पास हॉस्पिटल में गई। यहाँ पता चला कि रिम फैक्ट्री में काम करती है। यहाँ किम को भी ये पता चल गया कि जून उसकी दोस्त है। किम के साथ वाले ऑफिसर का पूरा शक जून पर जाने लगा, लेकिन किम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि इन सब के पीछे जून ही है। हम देखते हैं आज शाम उस शख्स के पते पर पहुंच गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसका डोरबेल बजाए। थोड़ी हिम्मत कर उसने डोरबेल बजाई। वो शख्स बाहर आया। जून वहां से जाने लगी। वो उस पर चिल्लाकर वापस अंदर चला गया, लेकिन इस बार वो सीधा अंदर घुसी, जहां वो आराम से बैठ टीवी देख रहा था। उसे यहाँ देख वो शख्स गुस्से में आ गया। जून ने उसके सर में गोली मार उसका भी काम तमाम कर दिया। अब उसके लिए ये सब कुछ एक नशे की तरह काम कर रहा था, जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो। दूसरे दिन ऑफिसर्स मर्डर स्पॉट पर पहुंचे। यहाँ किम ने उस ऑफिसर से कहा कि देखा इन सब में जून का कोई हाथ नहीं, क्योंकि यहाँ इस शख्स और जून का कोई कनेक्शन नहीं मिलता। यहाँ हम देखते हैं किम ने उन बालों को लैब में दिया था और कल जिस शख्स की हत्या हुई है उसका डीएनए उन बालों से मैच हो गया, जो बाल जून उस दिन पुलिस स्टेशन में ले आई थी।
यहाँ किम को भी यकीन हो गया कि इन सब के पीछे जून ही है। यहाँ किम ने जून को मैसेज किया कि वो उसके पति पर मिलने आ रही है। यहाँ किम लॉक तोड़कर घर में घुस गई। वहाँ उसे जून द्वारा लिखी हुई डायरी मिली जिसमें उसने सभी हत्याओं का जिक्र किया था। यहाँ सारी बातें एकदम से साफ हो गई। तभी जून ने पीछे से उसके सर में मार उसे बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो उसने खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया। यहाँ किम ने बताया कि उसकी छोटी बहन जब स्कूल में थी तो उसके साथ भी एक शख्स ने गलत किया था जिससे वो अब तक नहीं उभर पाई। 10 साल हो गए उसे अपनी बहन की आवाज़ सुने। उसका दोषी भी कुछ दिनों की सजा काट जेल से बाहर आ गया, लेकिन किम उसका कुछ नहीं कर पाई। यहाँ जून उसकी तकलीफ को खुद से जोड़कर देखने लगी, लेकिन यहाँ जून ने कहा कि अब वो रुक नहीं सकती और वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं उसने अपने बॉस को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब जून उस होटल पहुंची तो वहाँ उसने उस रात वाले तीसरे शख्स को देखा। जून अपने बॉस के कमरे में गई, वहाँ वो ड्रग्स ले रहा था। जब जून ने उसे नशे की हालत में देखा तो वो वहाँ से जाने लगी, क्योंकि यहाँ वो बस उसे डराने के इरादे से आई थी। लेकिन जाते वक्त उसने कहा कि वो इसी तरह के नशे किम को भी करवाता था। ये सुन उसने उसे भी गोली मार दी। उसके बाद उसने उस रात वाले शख्स पर गोली चलाई, लेकिन वो बस घायल हुआ। तभी वहाँ किम आ गई और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब जून सरेंडर करने गई तो उस शख्स ने उस पर गोली चला दी और वो नीचे गिर गई। आगे हम देखते हैं रिम हॉस्पिटल से अपने घर आई। वहाँ उसने कमरे को बिल्कुल अलग ढंग से पाया, बिल्कुल साफ सुथरा। टेबल पर एक लेटर मिला जो कि जून ने उसके लिए रखा था। ये सब कुछ जून ने किया था ताकि रिम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके और जैसा कि उसने अपना सैलून खोलने का सपना देखा था उसे पूरा करे। उसके लेटर को पढ़ रिम भावुक हो गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसे देखने भी गई, जहाँ कई दिनों से उसे अब तक होश नहीं आया। यहाँ किम ने 2 नर्सेस को आपस में बात करते हुए सुना कि जो नई लड़की यहाँ आई है उसका ब्लड ग्रुप किम की बहन से मैच हो गया है। वो जून की बात कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि किम की छोटी बहन का कोई ऑर्गन खराब हो चुका है। कई दिनों से उन्हें किसी डोनर की तलाश थी, लेकिन अब तक कोई मिला नहीं। यहाँ किम ने अपनी बहन के जीवन को बचाने के लिए जून का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और उसकी मौत हो गई। साथ ही उसके दोषी का भी मास्क हटा दिया। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक वक्त पहले यही किम जो उसकी इतनी चिंता करती थी, आज अपनी बहन को जीवन देने के लिए उसने जून की सांसें छीन ली। उसके बाद हम उसे पुलिस कस्टडी में देखते हैं, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये वही दृश्य है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।